बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS PMS की इन्वायरमेंटल साइंसेस की ये रिवीजन क्लास है। इसमें 8 चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन होगी। फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट्स के नाम से है, यानी वो डेवलपमेंट्स, हिस्ट्री में वो डेवलपमेंट्स, डिबेट्स और इवेंट्स जिनकी वजह से ह्यूमंस के अंदर इन्वायरमेंट के थॉट्स डेवलप हुए। मिसाल के तौर पर अगर हम इवेंट्स की बात करते हैं तो रोजले फॉल आउट, यानी यूएस के अंदर जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर, उसकी वजह से रोजलेव का जो इलाका था वहाँ फिजिकल इन्वायरमेंट कंटेमिनेट हुआ था और उसका इम्पेक्ट लोगों की हेल्थ पर भी आया था। उसके अलावा अगर 1956 की बात करें तो मिनामाटा में जो मर्करी क्राइसिस थे, मर्करी की फैक्ट्री से जो मर्करी के एमिशंस रिलीज हुए और स्ट्रीम का हिस्सा बन गए, जहां एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हुई, कंटेमिनेट हुई, और लोगों ने जब इस एक्वेटिक लाइफ को कंज्यूम किया फिश की शक्ल में, तो उनकी हेल्थ भी इम्पेक्ट हुई, लोग मर गए और बीमार हुए। उसके अलावा चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर है। इन तमाम इवेंट्स में को ऑब्जर्व किया जब लोगों ने कि किस तरह ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो अनसस्टेनेबल पैटर्न्स के ऊपर होते हैं उनकी वजह से ह्यूमन इन फिजिकल इन्वायरमेंट डैमेज होता है। और फिर उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया जब फिजिकल इन्वायरमेंट डैमेज होता है तो उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट होता है। जब इन इवेंट्स की वजह से ह्यूमंस के अंदर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का शऊर उजागर हुआ तो उन्होंने इसकी प्रिजर्वेशन का सोचा। उसके अलावा डेवलपमेंट्स हैं, डिबेट्स हैं, चाहे वो डिबेट्स बुक्स की शक्ल में हो, रिसर्च की शक्ल में हो, थीसिस की शक्ल में हो, या यूएन कॉन्फ्रेंसिस की शक्ल में हो। इन तमाम मूवमेंट्स ने लोगों के अंदर वो थॉट्स डेवलप किए जिनकी बदौलत इंसान ने अपने इन्वायरमेंट की प्रिजर्वेशन का सोचा। अब ये जो थॉट्स डेवलप हुए उनकी वजह से मुख्तलिफ मूवमेंट्स आई। ये मूवमेंट्स किन शक्लों में थी या किन फॉर्म्स में थी? राइटिंग एसेस और बुक्स की शक्ल में, जैसे साइलेंट स्प्रिंग है, 1962 में रिचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग लिखा। उसमें उन्होंने ये बारवर कराया कि जो पेस्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो इस्तेमाल हुए, उनकी वजह से न सिर्फ फिजिकल इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है बल्कि ये फूड चेन का हिस्सा बन के ह्यूमन के हेल्थ को भी इम्पेक्ट कर रहा है। अ, जब मलेरिया आउटब्रेक आया यूएस में, उसके खात्मे के लिए डीडीटी का इस्तेमाल किया जा रहा था और दीगर जो पेस्टिसाइड्स थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसकी वजह से न सिर्फ बर्ड्स माइग्रेट हो रहे हैं बल्कि ये फूड चेन का हिस्सा बन रहा है। ये पेस्टिसाइड्स फूड चेन का हिस्सा बन रहे हैं और ह्यूमन के हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहे हैं और कैंसर कॉज कर रहे हैं। उसके बाद लिविंग डाउन स्ट्रीम, जो सेंड्रा स्टीन ग्रेबर ने लिखी, यानी डाउन स्ट्रीम जो कम्युनिटीज़ हैं, वो स्ट्रीम के पास रहते हैं, रिवर बैंक पे होते हैं। तो जब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के ज़रिए ये इमिशंस वाटर का हिस्सा बनते हैं, वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, तो यही कम्युनिटीज़ होती हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। उसके अलावा माल्थस की थ्योरी थी, जो फूड के ऊपर थी। उन्होंने कहा कि जो नेचर की कैपेसिटी है फूड प्रोडक्शन की, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस आता है और फिर फिजिकल इन्वायरमेंट कंटेमिनेट हो जाता है। तो उन्होंने रिसोर्सेज की और एक्सप्लॉयटेशन की बात की और पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने की बात की और प्रिजर्वेशन की बात की। उसके अलावा ट्रेजेडी ऑफ कॉमन गैरिट हार्डिन की, जिसमें उन्होंने कॉमन रिसोर्सेज की बात की। एक कॉमन रिसोर्स किस तरह ओवर एक्सप्लॉइट होता है। जैसे अगर किसी भी रिसोर्स है, कोई भी रिसोर्स है, उसकी ओनरशिप ना हो,
उसको प्रिजर्व या कंजर्व ना किया जाए, तो लोग उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं कामन समझ के, और फिर बाद में जब वो डिप्लीट होता है तो फिर सबके लिए ही मसला बनता है। इन तमाम राइटिंग्स और एसेस और बुक्स की शक्ल में जब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के काजेस को इंडिकेट किया गया तो ह्यूमंस के अंदर ये थॉट्स डेवलप हुए कि किस कदर ह्यूमन एक्टिविटीज फिजिकल इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं। उसके बाद सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स आई। ग्रीन पीस मूवमेंट एक इन मूवमेंट्स में एक मूवमेंट है जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग के खिलाफ आवाज उठाई। यूएस और यूके में जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही थी उसकी वजह से बर्ड्स माइग्रेट कर रहे थे या एक्सटिंक्ट हो रहे थे, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात की, उसके लिए आवाज उठाई और कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की बात की। फिर इंटरनेशनल ग्रुप्स बने, जैसे IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट फंड है। इनके जरिए बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करने की बात की गई और नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व करने की बात की गई। फिर यूएन कॉन्फ्रेंसेस हुए यूएन की सरबराही में, जिनमें रियो समिट और ह्यूमन एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट हैं। इन कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ममालिक को स्ट्रेसफुली बताया गया कि अनसस्टेनेबल पैटर्न के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रही है, स्पेशली फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, उसकी वजह से फिजिकल एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है। और अगर फिजिकल एनवायरनमेंट डैमेज होता है, एनवायरनमेंट कंटेमिनेट होता है, तो उसके असरात जो हैं वो ह्यूमन को डिजास्टर की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए उन्होंने बात की बैठ के काउंटर मैकेनिज्म बनाने की और इन इश्यूज को रिजॉल्व करने की, ताकि फ्यूचर में रिसोर्सेज की और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से रिसोर्सेज डिप्लीट ना हो और इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन की वजह से डिजास्टर्स का सामना ना करना पड़े। रियो समिट 1992, जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं, इसमें सस्टेनेबिलिटी की बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि आज की ज़रूरत पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरत भी पूरी हो, यानी इतना और एक्सप्लॉइट ना करें कि हमारी ज़रूरत तो पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। उसके अलावा यहाँ इंटीग्रेशन की बात की गई, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट की इंटीग्रेशन की बात की गई। मिसाल के तौर पर ऐसी डेवलपमेंट नहीं करनी अनसस्टेनेबल पैटर्न्स के ऊपर, अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन नहीं करनी जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डैमेज हो और लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि इन्वायरमेंट जब डैमेज होता है, डिजास्टर्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस का सामना करना पड़ता है, तो फिर ये एक विन विन सिचुएशन नहीं होती। अब ये जो रियो समिट है 1992, उसके क्या रिजल्ट्स आए, क्या नताज आए? इसके अंदर इसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन किया गया। ये कन्वेंशन साइन किया गया इस जिसके जरिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो फ्लोरा फोना की डाइवर्सिटी, फाना की डाइवर्सिटी है, उसको प्रिजर्व करने की बात की गई, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की गई। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके जरिए इमिशंस को कम करने की बात की गई। इंडस्ट्रियल इमिशन हो चाहे व्हीकुलर इमिशंस हो, CO2 इमिशन, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ता है। UN कन्वेंशन टू कम्बेट डिजर्टिफिकेशन, फॉरेस्ट को डिग्रेडेशन से बचाने और फॉरेस्ट को डिजर्ट्स की शक्ल इख्तियार न करने देना, इन चीज़ों के ऊपर इस कन्वेंशन के अंदर डिस्कशन हुई। देन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स डिस्कस किए गए और एजेंडा 21 को डिस्कस किया गया। एजेंडा 21 के अंदर उन डेवलपमेंट गैप्स को आइडेंटिफाई किया गया जो इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज अनसस्टेनेबल पैटर्न के जरिए इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं, जैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के जरिए इमिशंस किए, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और सब्सिक्वेंट जो डिजास्टर्स हैं उनका सामना करना पड़ रहा था। और दूसरी तरफ डेवलपिंग वर्ल्ड, जहां पॉवर्टी की वजह से लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि जहां पॉवर्टी हो, अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज ना हो, वहां लोग नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद हंगर, पॉवर्टी, लिटरेसी एंड इल हेल्थ, जिनकी वजह से इन्वायरमेंट इम्पेक्ट होता है, इनकी डिस्कशन की गई, और ये जो एजेंडा 21 था वो नॉन बाइंडिंग था। सेकंड जो चैप्टर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज के बारे में है। मिसाल के तौर पर इन्वायरमेंटल थॉट्स ने या इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स ने ह्यूमंस को ये थॉट्स दिए,
ह्यूमन का शऊर उजागर किया कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं या अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट डैमेज होता है और फिर हमने प्रोग्रेस करनी भी है। इसलिए वहाँ सॉल्यूशन दिया गया कि हम ऐसी तरक्की करें जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब था कि हम रिसोर्सेज को इतना इस्तेमाल करें कि वो एक्सप्लॉइट ना हो, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे और फिर रिसोर्सेज की और एक्सप्लॉइटेशन की वजह से एनवायरनमेंट डैमेज ना हो। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज के अंदर वो इश्यूज डिस्कस करते हैं जिनकी जो हैम्पर करते हैं सस्टेनेबिलिटी को, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव होने नहीं देते। उनमें सबसे बड़ा जो इशू है वो पॉपुलेशन ग्रोथ का है। पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट वर्चुअली ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इनमें कंजम्पशन पैटर्न है। मिसाल के तौर पर जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। मिसाल के तौर पर फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। पॉवर्टी भी आती है। अगर पॉवर्टी हो तो अल्टरनेट एनर्जी की तरफ हम नहीं जाते, हमारे पास इतने चॉइसेस नहीं होते, हम फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट होंगे और जितनी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन होगी उतनी ज़्यादा इमिशंस होंगी और फिर प्रोडक्शन पैटर्न्स हमारे अनसस्टेनेबल होंगे। तो उसकी वजह से पॉवर्टी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इशू है। उसके बाद पॉपुलेशन के बाद पॉवर्टी है। पुअर जो कंट्रीज हैं वो रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनके पास अल्टरनेट चॉइसेस नहीं होते, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है या कंटेमिनेट होता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इट्स कंजर्वेशन। चाहे पॉवर्टी हो या पॉपुलेशन ग्रोथ हो, इन दोनों सूरतों में अनसस्टेनेबल जो कंजम्पशन या प्रोडक्शन है उसकी वजह से इमिशंस होती हैं। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, उसके वजह से कार्बन इमिशंस की वजह से जब ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से हैबिटाट भी डिस्ट्रक्ट होता है और फिर बर्ड्स या जो बायोडाइवर्सिटी है वो माइग्रेट करती है या एक्सटिंक्ट होती है, उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तो इसलिए इसकी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के ऊपर सोचते हैं, इनको प्रिजर्व करने का सोचते हैं और कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज का सोचते हैं। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी है। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है जो अनइंटरप्टेड एनर्जी अवेलेबिलिटी है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। अगर पॉवर्टी ज़्यादा हो, पॉपुलेशन बढ़ जाए, तो एनर्जी सिक्योरिटी की तरसील मुमकिन नहीं होती और फिर जो प्रोडक्शन होगी वो भी अनसस्टेनेबल होगी। जैसे हमें जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, फिर हम पॉवर्टी का शिकार हैं, तो फिर हम अल्टरनेट एनर्जी प्रोडक्शन या जो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन है वो नहीं कर सकते, फिर हम फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी की वजह से अनसस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे। और उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी की बात की जाती है। कैरिंग कैपेसिटी मिसाल के तौर पर एक हैबिटाट है, वहाँ जो पॉपुलेशन होगी वो एडिक्वेट फूड, शेल्टर और वाटर पर डिपेंडेंट होती है। यानी जितना वहाँ खुराक होगा, जितना शेल्टर होगा और जितना वहाँ पानी होगा, इतनी ही आबादी वहाँ सस्टेन कर सकती है। अगर किसी जगह कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ अनसस्टेनेबल पैटर्न के ऊपर कंजम्पशन और प्रोडक्शन होगी। मिसाल के तौर पर एक एरिया में स्पेसिफिक फूड है, शेल्टर है, वाटर है, वहाँ इस अवेलेबिलिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो वो हैबिटाट डिस्ट्रक्ट होता है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी मुतासिर होती है और हैबिटाट भी वहाँ डिस्ट्रक्ट होता है। थर्ड चैप्टर इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस है। यानी वो कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जो इन्वायरमेंटल साइंस को सपोर्ट करते हैं ऐसा फील्ड। मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी कैसे इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर मर्ज होते हैं। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात करें, केमिकल प्रोसेसेस की बात करें, केमिकल रिएक्शंस की बात करें, तो वो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इन केमिकल प्रोसेसेस का इम्पैक्ट डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, तो फिर हम इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। जो इकोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस होते हैं उनकी स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। लेकिन जब इन प्रोसेसेस का इम्पैक्ट
इन्वायरमेंट के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर डिस्कस करते हैं तो उसको हम इन्वायरमेंटल फिजिक्स कहते हैं। ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन, ग्लेशिएशन, सी लेवल राइज, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट एंड फॉर्मेशन ऑफ हैबिटाट एंड फीचर्स ऑफ हैबिटाट, ये हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशिएशन के अमल को तेज कर देती है, एब्रप्टली ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सी लेवल राइज होता है, उनकी वजह से फ्लड्स आता है, फिर उसकी वजह से इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है, तो उसको हम इन्वायरमेंटल जियोग्राफी कहते हैं। वॉल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह हम जियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। जब वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से जो इमिशंस होती हैं उनका इम्पैक्ट जब फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उसके इम्पैक्ट की स्टडी करते हैं तो उसको हम इन्वायरमेंटल जियोलॉजी कहते हैं। जो टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी स्टडी को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। और इन्हीं टॉक्सिन्स जब यही टॉक्सिन्स इन्वायरमेंट को, वाटर बॉडीज को या ह्यूमन हेल्थ को इंटॉक्सिकेट करते हैं तो उस स्टडी को हम इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, स्पीशीज की स्टडी, बायोस्फीयर की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। और जब ऑर्गेनिजम्स के इंट्रक्शन के नतीजे में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है या इन्वायरमेंट के जो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के या बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट हैं, उनकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। सोसाइटी की जो स्टडी है उसको सोशियोलॉजी कहते हैं। और यही सोसाइटल इंट्रक्शंस की नतीजे में जब नेचुरल इन्वायरमेंट मुतासिर होता है या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आते हैं सोसाइटीज़ के ऊपर तो उस स्टडी को हम इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी कहते हैं। फोर्थ चैप्टर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब है कि कोई भी एडवर्स चेंज जो इन्वायरमेंट को एडवर्सली इम्पैक्ट करे, चाहे कोई सब्सटेंस हो, चाहे कोई इमिशंस हो, चाहे कोई इवेंट हो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की क्वालिटी मुतासिर हो। मिसाल के तौर पर CO2 इमिशंस की वजह से जब एयर क्वालिटी मुतासिर होती है तो उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजर्स जब रन अप के जरिए, वाटर रन अप के जरिए वाटर बॉडीज का हिस्सा बनते हैं और वाटर क्वालिटी को कंटेमिनेट करते हैं तो उसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह जब सॉलिड वेस्ट बर्निंग के जरिए सॉइल का टेक्सचर मुतासिर होता है तो उसको हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेशन इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट कास्ट एडवर्स चेंज। अब ये जितने पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो या सॉइल पोल्यूशन हो, वो एक दूसरे को एक्सेलरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वाटर बॉडीज कंटेमिनेट होती हैं, एवाप्रेशन के जरिए जब क्लाउड्स बनते हैं, रेनफॉल होता है, इंटॉक्सिकेटेड रेनफॉल, तो फिर वो सॉइल पोल्यूशन को एक्सेलरेट करता है। इसी तरह जब सॉइल पोल्यूशन होता है वहाँ वाटर रन ऑफ के जरिए जब ये टॉक्सिन्स वाटर बॉडीज का हिस्सा बनते हैं तो फिर वो वाटर पोल्यूशन को एक्सेलरेट करता है। पोल्यूशन के मंदजेल टाइप्स हैं: एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज। जब इमिशन की रिलीज की वजह से या CO2 इमिशंस की वजह से एयर क्वालिटी मुतासिर होती है तो उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। जब फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर बॉडीज कंटेमिनेट होते हैं और वाटर क्वालिटी मुतासिर होती है तो उसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या बर्निंग ऑफ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, उसकी वजह से जब सॉइल का टेक्सचर मुतासिर होता है तो उसको सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। और इसी तरह हैवी मशीनरी या जो कंस्ट्रक्शन है या इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से जो हैवी साउंड्स हैं उसकी वजह से ह्यूमंस इरिटेट होते हैं, वो मुतासिर होते हैं तो उसको नॉइस नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। फिफ्थ चैप्टर क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में क्या डिफरेंस है, और हमारे पास क्या प्रूफ है जो हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। और फिर तीसरा सवाल ये है कि व्हाई इज इट हैपनिंग, और फोर्थ सवाल व्हाट कैन वी डू, या फिर काउंटर मैकेनिज्म क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो देखें, एटमॉस्फेयर हम कहते हैं कि इस ब्लैंकेट ऑफ गैसेस
ठीक है। अब जो सोलर रेडिएशंस हैं वो ज़मीन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, और कुछ जो रेडिएशंस हैं वो बाउंस बैक होती हैं और उनको बाउंस बैक होके जाना चाहिए। लेकिन जब इस एटमॉस्फेयर रिग ब्लैंकेट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर CO2 या दीगर जो नॉक्शियस गैसेस हैं उनकी मिकदार बढ़ जाती है, तो ये जो रेडिएशंस हैं जिनको बाउंस बैक होना चाहिए था वो वहाँ जाके ट्रैप हो जाते हैं। उसकी वजह से वार्मिंग होती है, टेम्परेचर राइज़ कर जाता है, और उसकी वजह से ग्लोबल जो टेम्परेचर राइज़ होता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब क्लाइमेट चेंज क्या है? टेम्परेचर राइज़, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, सी लेवल राइज़, इन तमाम इंडिकेटर्स में जो 10 साल 1 डेकेड के अंदर जो तब्दीली आती है, और फिर इनके जो इम्पैक्ट्स हैं नेचुरल और सोसाइटल सिस्टम, उस पूरे की स्टडी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अब हमारे पास क्या प्रूफ है? देखें, दुनिया भर में ग्लेशियर्स जो हैं वो रिट्रीट हो रहे हैं, बी इट पोलर और नॉन पोलर रीजन्स। परमाफ्रॉस्ट खत्म हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, बर्ड्स माइग्रेट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लॉस हो रही है, नेचुरल डिजास्टर्स फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जो कि सिर्फ एक खित्ते में नहीं हो रहे हैं, एक टाइम नहीं हो रहे हैं, बल्कि गाहे बगाहे पूरे ग्लोब में ये इवेंट्स हो रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग एंड इट इज रियल। और अब ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? उसके दो वजूहत हैं। एक तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इमिशंस हैं, वेहिकुलर इमिशंस हैं, और फॉरेस्ट कटिंग है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह। और दूसरी तरफ नेचुरल इवेंट्स हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन है, सुनामी है, और फिर अर्थक्वेक वगैरह, प्लेट टेक्टोनिक्स और फॉरेस्ट फायर्स वगैरह हैं। और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम तदारुक के लिए एडाप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स के ज़रिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाते हैं, फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। काजेस एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल हैं, जैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल इमिशंस हैं, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी है, व्हीकुलर इमिशंस हैं, फॉरेस्ट कटिंग है, और फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। नेचुरल के अंदर वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स, फॉरेस्ट फायर्स वगैरह। इनका इम्पैक्ट क्या है? सोसाइटीज़ के ऊपर इम्पैक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मुतासिर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, लोगों फ्लड्स के शक्ल में जब ये डिज़ास्टर्स हिट करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ को, वहाँ लोगों के घर मुतासिर होते हैं, इकोनॉमिक लॉसेस का सामना करना पड़ता है। उसके बाद नेचुरल सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं? वाटर बॉडीज़ के ऊपर इम्पैक्ट हैं, वाटर स्ट्रेस की कैफियत होती है, या ड्रॉट्स की कैफियत या शक्ल इख्तियार कर जाते हैं ये इम्पैक्ट्स। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड मुतासिर होती है, इरिगेशन चैनल्स डिस्टर्ब होते हैं, इसके इम्पैक्ट्स की वजह से फ्लड्स आते हैं, और डिज़ास्टर्स की वजह से जो हैबिटाट हैं वो डिस्ट्रक्ट होते हैं। काउंटर मैकेनिज्म एडाप्टेशन और मिटिगेशन के शक्ल में है, जैसे पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स हैं एडेप्टेशन और मिटिगेशन के अंदर। तो पाकिस्तान क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, क्या कर रहा है इन तमाम इम्पैक्ट्स के तदारुक के लिए? 10 बिलियन ट्री सुनामी है पाकिस्तान ने, 10 बिलियन ट्री सुनामी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट किया है। इसके ज़रिए 10 अरब दरख्त लगाए जा रहे हैं, वो इसलिए कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो 5% है। हम कार्बन सिंक को बढ़ाना चाहते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने 10 बिलियन दरख्त का मंसूबा बनाया ताकि हम मिटिगेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को। फिर उसके बाद नेशनल पार्क्स के अंदर स्पीशीज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट हम करना चाहते हैं, उसको क्लाइमेट चेंज के असरात से बचाना चाहते हैं, इसलिए हमने मोर देन 15 पार्क्स को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया ताकि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन मेयर्स के ज़रिए इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। देन व्हीकुलर इमिशंस को कम करने के लिए, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी को कम करने के लिए
पाकिस्तान ने नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का बुनियाद रखा। इसके ज़रिए पाकिस्तान ने 2030 का प्लेज किया हुआ है कि पाकिस्तान अपनी 30% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट कर देगा। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव्स के ज़रिए ग्रीन जॉब्स का आगाज़ किया गया, जिसके ज़रिए नेचुरल जो हैबिटाट्स हैं या नेचुरल पार्क्स हैं या सेंचुरीज हैं या वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस यानी वो पॉलिसीज, जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी है नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, सैनिटेशन पॉलिसी है और रेंजलैंड पॉलिसी है, और फिर रूल्स जैसे पोल्यूशन चार्ज रूल्स है और वो नॉर्म्स जो ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करते हैं इन्वायरमेंट के हवाले से। मिसाल के तौर पर, अगर पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल इमिशन की वजह से इन्वायरमेंट डैमेज होता है, डिग्रेड होता है या इसकी क्वालिटी मुतासिर होती है, तो हम क्या करते हैं, पोल्यूशन चार्ज के ज़रिए उस इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन्वायरमेंटल गवर्नेंस कर रहे हैं या ये इन्वायरमेंटल गवर्नेंस है। अब पॉलिसीज़ कौन सी हैं? नेशनल कंजर्वेशन पॉलिसी है 1992 की पाकिस्तान की, जिसके ज़रिए नेचर को कंजर्व करने की, प्रिजर्व करने की बात की गई। नेशनल हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 है, जिसके ज़रिए जो हैज़ार्डस वेस्ट की ट्रांसपोर्टेशन होती है ट्रांसबाउंड्री, उसको उसके तदारुक के लिए इसमें पॉलिसीज डिफाइन किए गए हैं। नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है 2021 की, ये 2012 में बनी थी और 2021 में इसको अपडेट किया गया है, जिसके अंदर पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटीज़ को डिस्कस किया गया है कि पाकिस्तान किन एरियाज़ में वल्नरेबल है, और उसके बाद फिर एडेप्टेशन और मिटिगेशन के अंदर एरियाज़ को डिवाइड किया गया है और उनके लिए पॉलिसी मेजर्स बताए गए हैं। इसी तरह नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, सैनिटेशन पॉलिसी, रेंजलैंड पॉलिसी, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी और नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, इन तमाम पॉलिसीज के ज़रिए पाकिस्तान अपने इन्वायरमेंट को रेगुलेट करता है और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस कर रहा है। उसके बाद सेवन्थ चैप्टर है ग्लोबल इनिशिएटिव्स के नाम से। ग्लोबल इनिशिएटिव्स का मतलब है कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स, जिसके ज़रिए ग्लोबली इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट होने से बचाना और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए इकदामात करना। क्योंकि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं, तो ये ग्लोबली सबको हिट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के असरात ग्लोबल हैं, इसीलिए ग्लोबल इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है ताकि हम एक ग्लोबल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म डेवलप कर सकें। और इसके दो मकासद है, एक तो हम जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके लिए एक कॉमन काउंटर मैकेनिज्म बना सके और दूसरी तरफ सपोर्ट सिस्टम बना सके, यानी फंड्स के ज़रिए एक दूसरे की सपोर्ट करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए एक दूसरे की सपोर्ट करें, ताकि जो कॉमन इश्यूज हैं और जो इम्पैक्ट्स हैं जो ग्लोबली सबको हिट कर रहे हैं, उनका तदारुक किया जा सके। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, यानी स्पीशीज को प्रिजर्व करना अक्रॉस द बोर्ड। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी है, जो बायोलॉजिकल मटेरियल है उसकी हैंडलिंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए या फिर लेबोरेटरीज के अंदर उसकी कैसे उसको कैसे सेफली हैंडल करना, उसके हवाले से ये प्रोटोकॉल है। साइटीज़ के नाम से एक प्रोटोकॉल है इंडेंजर स्पीशीज़ के ऊपर। जब हम स्पीशीज़ की ट्रेड करते हैं इंटरनेशनली, तो इंडेंजर स्पीशीज़ को कैसे प्रिजर्व करना है, उसके हवाले से इसमें प्रिंसिपल्स बयान किए गए हैं। देन रामसर कन्वेंशन है, जो वेटलैंड्स के ऊपर है, चाहे वो वेटलैंड्स नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, उनको कैसे प्रिजर्व करना, उसके हवाले से ये कन्वेंशन है। उसके बाद माइग्रेटरी स्पीशीज़ के ऊपर कन्वेंशन है। देन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जो कि हम कार्बन इमिशन की बात करते हैं जिसमें, और उनको कट डाउन करने की बात करते हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल था इस कन्वेंशन के तहत। फिर पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जहां हमने कार्बन इमिशंस को 2 डिग्री सेल्सियस में केप करने की बात की, और सालाना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं जहां हम दिगर मुख्तलिफ ममालिक प्लेजेस करते हैं कि वो अपने कार्बन इमिशंस को कम करेंगे। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन डिप्लीशन के हवाले से। इसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, उनको कम से कम करने की के प्रिंसिपल्स बयान किए गए हैं और मैकेनिज्म्स बयान किए गए हैं। देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD, जहां फॉरेस्ट
कवर को बढ़ाने की बात की गई है, फॉरेस्ट को डिग्रेडेशन से बचाने की बात की है और डिजर्टिफिकेशन की शक्ल इख्तियार ना देने की बात की गई है। लास्ट जो चैप्टर है वो इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट है। इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके फिजिकल इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन हो रही है या आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, तो वो कैसे डिग्रेड हो रहा है और उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसकी असेसमेंट को इन्वायरमेंटल असेसमेंट कहते हैं। और फिर हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे घर के अंदर सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है और उसकी वजह से, बर्निंग की वजह से इमिशंस होती हैं और हमारी हेल्थ मुतासिर होती है। तो जब मैं इन फैक्टर्स को असेस करता हूँ तो उसको मैं इन्वायरमेंटल असेसमेंट कहूँगा। और जब उनको, उस सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए मैं एफर्ट्स करूंगा, मैं एक मैकेनिज्म डेवलप करूंगा, तो उसको मैं मैनेजमेंट कहूंगा। या इसकी मिसाल ऐसे लें, जैसे एक इंडस्ट्री है, वहाँ वर्कर्स काम करते हैं, वो केमिकल्स के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, तो फिर वो क्या होता है, उन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो मुतासिर होता है। तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, इंडस्ट्री इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो बैठ के एसेस करेगी कि किस तरह ये जो केमिकल प्रोसेसेस हैं वो वर्कर्स को मुतासिर करते हैं। और फिर वो एक मैनेजमेंट टूल डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पर उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ग्लव्स देते हैं, उनको दिगर एक्सटिंग्विशर्स देते हैं इमरजेंसी में बचने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ते हैं हम, EIA, जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ओब्लिगेटरी है। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैवी कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम उसकी EIA करवाते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराते हैं, जिसका मकसद है कि उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से ह्यूमन इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, उसकी सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए, ताकि हम उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट करें, ताकि उसकी वजह से बाद में जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या फिजिकल फैक्टर्स हैं या हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है वो मुतासिर ना हो। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट है। स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो जब लेजिस्लेशन के ज़रिए अप्रूव होते हैं उसके बाद साइट सिलेक्शन के लिए करते हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट असेसमेंट है वो हम उस दौरान पॉलिसी बनाने से पहले लेजिस्लेशन के साथ इंटीग्रेट करते हैं, ताकि हमारे जो लेजिस्लेटर हैं वो पहले से ही उनके अंदर इस बात का शऊर आए कि किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर एक हॉस्पिटल है, वहाँ वेस्ट जनरेट होता है और उसकी वजह से उसका फिजिकल इन्वायरमेंट डैमेज होता है, तो वहाँ की इंतज़ामिया एक टीम बनाती है, उसके ज़रिए कुछ रूल्स बनाते हैं और उस टीम और रूल्स की मदद से वो अपने सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर्ली डंप करते हैं, उसको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। फिर यहाँ जीआईएस की बात करते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है, टूल है, जिसके ज़रिए लोग मैपिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशंस के ज़रिए मुख्तलिफ इन्वामेंट्स की मैनेजमेंट करते हैं। जैसे फॉरेस्ट की मैनेजमेंट करते हैं, वाटर बॉडीज़ की मैनेजमेंट करते हैं, एग्रीकल्चर की मैनेजमेंट करते हैं। देन देयर इज नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, माउंटेन एरियाज हैं, उनकी उनकी कंजर्वेशन के लिए स्ट्रेटजीज करना, उन रिसोर्सेज को मैनेज करना, वहाँ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना, ताकि कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में जो ये रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं उनको बचाना। फिर फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना और फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना, ताकि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज की बेहतर मैनेजमेंट कर सकें।